हाय गाइस, वेलकम टू लॉयर अनप्लग्ड। सो ये हमारे फैमिली लॉ के नोट्स का सेकंड पार्ट है जिसे हमें मेंटेनेंस से स्टार्ट करना था। सो एज हमने पहले किया था उसी तरीके से प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट्स एंड दिस इज़ माय सेल्फ रिटन हैंड रिटन नोट्स। सो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ना लॉन्ग रन। इसमें मैंने सारे सेक्शंस को बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है। विद द केस लॉज, मेंटेनेंस मैंने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के हिसाब से मेंशन किया है इन नोट्स में, तो आप लोग प्लीज एक बार ध्यान से पढ़ लेना। हामा इज ऑफ हिंदू लॉ। इसमें मैंने ये छोटा सा टॉपिक भी मेंशन किया है कि कैसे क्लेम ऑफ मेंटेनेंस फोरफीट किया जा सकता है। ऑल्सो विडोड डॉटर इन लॉ का भी मेंटेनेंस में राइट होता है, इसे भी एक बार पढ़ लेना। एंड दीज नोट्स विल हेल्प यू इन द आंसर राइटिंग। ऑल्सो ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइक अगर आप क्लैट दे रहे हो या आप नेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये नोट्स। इसमें चिल्ड्रन को दिया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, डिपेंडेंट्स, ये सारे सेक्शन वाइज मैंने मेंशन करे हैं विद एग्जांपल्स ऑल्सो। ऑल्सो मैंने ये बताया है कि डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिपेंडेंट्स किसे माना जाता है। देन क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, now maintenance under section 125 of CRPC is changed to section 144 of BNSS। और क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं फॉर द ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस और जुरिस्डिक्शन किसकी होती है। नाउ अब स्टार्ट हुआ मेंटेनेंस इन मुस्लिम लॉ, जहां पे एक बहुत ही लैंडमार्क केस मैंने मेंशन किया है, अहमद खान वर्सेस शाह बनो बेगम केस। गाइस, इस केस ने पूरे मुस्लिम लॉ के मेंटेनेंस को ही चेंज कर दिया था। ऑल्सो एक एक्ट था मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986। ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और डैनियल लतीफ़ी केस इज़ ऑल्सो अ लैंडमार्क केस। मैंने सारे लैंडमार्क केसेस को बहुत ही डिटेल वे में मेंशन किया है। ऑल्सो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसमें मैंने ये बताया है कि एक्सेप्शन कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एंट्रेंसेस में इन द एमसीक्यू सेक्शन। इसमें कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ मेंशन है। और गाइस, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये
लोग सोचते हैं कि नहीं आएगा, बट ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि शिया स्कूल एंड सैफी स्कूल दोनों में अलग अलग है, तो उसे एक बारी प्लीज देख लेना। नाउ गाइज, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ में मेंशन है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाउ गाइज, एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, अडॉप्शन, एंड ये अडॉप्शन ने स्टार्ट किया हिंदू लॉ से। इसमें मैंने बताया कि कपल किसको अडॉप्ट कर सकता है, हिंदू मेल किस किस को अडॉप्ट कर सकता है, हिंदू फीमेल किस किस को अडॉप्ट कर सकती है। ये एमसीक्यू पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में थोड़ा आंसर को बड़ा कर देते हैं। ऑल्सो गाइज, ये वाला जो केस है अमरेंद्र मान सिंह, ये केस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से अडॉप्शंस वॉइड कहलाते हैं एंड कौन से अडॉप्शंस वैलिड कहलाते हैं। नाउ सेक्शन 6 में ये मेंशन है कि कौन कौन से अडॉप्शंस वैलिड अडॉप्शंस होते हैं। नाउ कैपेसिटी ऑफ पर्सन अडॉप्टिंग, इसमें दोनों डिफरेंशिएट करके बताया मैंने कि बिफोर 1956 के एक्ट में क्या था एंड आफ्टर 1956 के एक्ट में क्या था। नाउ गाइस, जो भी बंदा अडॉप्ट कर रहा है तो उसमें भी वो बंदा माइनर नहीं होना चाहिए और वो बंदा लुनाटिक नहीं होना चाहिए, और ये तीनों केसेस जो पीछे मैंने मेंशन करे थे उन तीनों केसेस में ये फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन 7 ऑफ 1956 एक्ट, ऑल्सो मैंने बताया कि बिफोर हामा मतलब जब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था एंड आफ्टर हामा क्या डिफरेंस था। एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन, ये भी हामा आने से पहले कैसा था और हामा आने के बाद कैसा था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। गाइस, ये भी मैंने जैसे पीछे मेंशन था कि मदर कैन गिव द चाइल्ड फॉर द अडॉप्शन, ऐसे गार्जियन में दे सकता है, पर उसकी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ कैपेसिटी ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड, ये प्रायर टू हामा क्या था एंड आफ्टर हामा आने के बाद क्या था, इसकी भी कंडीशंस हैं जो पता होनी चाहिए। गाइस, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा केस स्टडी टाइप की चीज़ें आती हैं, तो उसमें आपको जब तक कंडीशंस नहीं पता होंगी तो आप केस स्टडीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए थॉरो रीडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, थॉरो रीडिंग ऑफ द क्लॉजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए। एंड फॉर द आंसर राइटिंग आप लोगों को सेक्शंस, केसेस, एग्जाम्पल्स ये सब मेंशन करने पड़ेंगे, तो ये आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा गाइस। और जिसको भी हिंदू लॉ पढ़ना है और मुस्लिम लॉ पढ़ना है समझने के लिए, तो गाइज ये नोट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आपको कोई भी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नोट्स पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा। ये सारी कंडीशंस बताई हैं मैंने अडॉप्शन की।
अडॉप्टिव जो सन होता है या अडॉप्टिव डॉटर होती है या चाइल्ड होता है, उनकी भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ऐसे राइट होता है जैसे कि वो उस फैमिली में बर्थ लिया हो, बट ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता है। ऑल्सो गाइज, ये कंसेप्ट समझने के लिए ये वाला एग्जाम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये उसी एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है। Relationship of adopted child, also with proof of adoption. गाइस, अगर आपको मेरी राइटिंग में या आपको किसी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन होता है देन प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना बस। हामा के अलावा एक और भी तरीका है जिस तरीके से आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, तो ये वो मेंशन है ऊपर, एंड नीचे हमने अडॉप्शन इन मुस्लिम लॉ स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो ये केस लॉ है। एंड हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया इसके बाद, गार्डियनशिप। और ये एक एक्ट में मेंशन है जिसका नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1950। गाइस, इसमें काइंड्स ऑफ गार्डियनशिप समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो एक बार प्लीज़ पढ़ लेना। अब इन्हीं काइंड्स ऑफ गार्डियनशिप की एक्सप्लेनेशंस हैं विद सेक्शंस। इसके आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसी में से पढ़ लो। ये अभी नेचुरल गार्डियनशिप ही चल रहा है जिसके केस लॉज हैं। और गाइस, हर केस लॉ में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि कोर्ट हमेशा वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को प्रायोरिटी पे रखते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपके नेचुरल मदर फादर का क्या से है या गार्जियन का क्या वेलफेयर है, हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर को प्रायोरिटी दी जाती है। एंड आफ्टर दिस टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप इन द सेक्शन 9। ये वाला क्लॉज है बिफोर HMGA एंड आफ्टर HMGA, विच मीन्स हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट से पहले कैसा था एंड उस एक्ट के आने के बाद कैसा था।
गाइज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डी फैक्टो गार्जियन का, ये एक बार प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पीछे मेंशन टॉपिक जिसमें वेलफेयर ऑफ माइनर का केस लॉ है। नाउ मुस्लिम लॉ में गार्डियनशिप क्या है एंड एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट। ऑल्सो गाइज ऐसे उर्दू के वर्ड्स लिखे हुए हैं, सो गाइज इनको प्लीज़ एक बार ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज ये पूछ लिया जाता है एंड आंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ऑल्सो नाउ गार्डियनशिप ऑफ पर्सन ऑफ माइनर फॉर कस्टडी, डी ज्योर गार्डियन, लीगल और नेचुरल गार्डियन, सर्टिफाइड गार्डियन, डी फैक्टो गार्डियन, ऑल्सो गाइज एक कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पे पूरी इंडिया के लिए या किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक ही लॉ हो। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट एक्ट्स हैं, तो यूसीसी कहता है कि सारे रिलीजन, सारे लोगों के लिए एक ही लॉ हो, तो दैट इज UCC, but it is only DPSP which is mentioned in under Article 44. उसके बाद गाइस 21st कमीशन रिपोर्ट आई थी एंड उसके सपोर्टिंग एंड अगेंस्ट में बहुत से केसेस भी आए थे, जिसके बाद बताया गया कि UCC के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे। उसके बाद गाइज लिव इन रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच यू शुड नो अबाउट, क्योंकि ये अभी नया आ रहा है और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। और ये केस लॉस प्लीज एक बार ही पढ़ लेना, क्योंकि इस केस लॉ से मैंने इस पूरे कंसेप्ट को ही समझाया है। इसमें मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप में भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यूज होता है अगर आपका पार्टनर वायलेंस करता है तो। नाउ गाइज ये केस लॉ है, प्लीज इसे पढ़ लेना एक बार एंड आई विल अगेन रिपीट इट। एंड उसके बाद गाइज ये वाला केस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो आई विल से कि एंड गाइज अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है देन प्लीज आस्क मी ऑन माई email ID meghasaxena901@gmail.com। उस पर मैं आपको 24 आवर्स के अंदर रिवर्ट कर दूंगी।
ये केस लॉज है, प्लीज़ इनको एक बार मेमोराइज कर देना विद ईयर, इससे आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। नाउ राइट ऑफ वुमेन टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। नाउ गाइज, इस केस लॉ में बताया था अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। सो ये वाला केस लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड वेलफेयर को इसमें भी कोर्ट ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया था। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज इन मैरिज एंड डिवोर्स। उसके बाद का इस कंसेप्ट है ऑफ विल, गिफ्ट एंड वक्फ, और मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, एक बार प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये गाइस विल है विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। मैंने हिंदी में भी एक बार वर्ड्स को डिफाइन कर दिया है सो दैट आपको समझ आ जाए। Now limits which are imposed by Muslim law on concept of will. So ये भी इसमें मेंशन है स्टेप बाय स्टेप। Also now next topic is Indian Succession Act 1925. इसमें सबसे पहले मैंने कुछ टर्म्स समझाई हैं बिकॉज इस एक्ट को समझने के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। विल की रजिस्ट्रेशन गाइस ऑप्शनल होती है। नाउ काइंड्स ऑफ विल, ये आगे जाके पूरा डिफाइन करूंगी मैं। विल के काइंड्स में इतना ही जानना आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछता। इवन आंसर राइटिंग में भी इतना ज़्यादा काइंड्स ऑफ विल्स को नहीं पूछेंगे, बट येस आपको आंसर को इलैबोरेट करने के लिए काम आ जाएगा। और गाइस केस लॉज ना जब आप मेंशन करते हो ना तो थोड़ा सा ऐसा टीचर को लगता है कि आपको एक गुड नॉलेज है अबाउट द कंसेप्ट, इसलिए मैं मोस्टली केस लॉज जो लैंडमार्क केस लॉज हैं वही मेंशन कर देती हूँ। काइंड्स ऑफ विल्स के बाद रिवोकेशन ऑफ विल सेक्शन 62 में मेंशन है कि विल रिवोक भी की जा सकती है। नाउ ऑल्टरेशन ऑफ विल एंड वर्डिंग्स ऑफ द विल।
ऑल्टरेशन कब की जा सकती है और बिल में किस तरीके से वर्डिंग्स वगैरह मेंशन होनी चाहिए। Now, signature of the testator. Also, restriction on wills. Restriction थोड़ा सा important हो जाता है। 2 ही restrictions हैं, 2-3, वो एक बार पढ़ लेना। गाइस, ये केस लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको इग्नोर मत करना। नाउ अब स्टार्ट होता है गिफ्ट। गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में हिबा भी कहते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। गिफ्ट सिर्फ डोनर डोनी तक ही सीमित नहीं है गाइस, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और ये एक ऐसा एक्सचेंज होता है जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता। इसमें टाइप्स ऑफ गिफ्ट ही बताए जाते हैं, हिबा बिल इवाज एंड सेकंड वन। देन हिबा विच आर इररिवोकेबल एंड हैव नो कंसिडरेशन। ये वो है, नीचे पॉइंटर्स मेंशन है गाइस यहाँ से। अब गाइस एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ, वक्फ, जिसकी मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया। और ऊपर गाइस वॉइड गिफ्ट भी मेंशन है, वो भी एक बार पढ़ लेना, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। नाउ वक्फ क्या होता है एंड इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। Also with types of वक्फ। Creation of waqf and legal consequences of waqfs. केस लॉज पढ़ने के बाद गाइस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑफिस ऑफ मुतावली। ये माइट भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप इसे पढ़ लो, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसे डिफाइन किया है, प्लीज़ पढ़ लो इसको। उसके बाद गाइस इसमें केस लॉज वगैरह मेंशन किए मैंने।
Mutawalli can give a lease of एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंड उसके एग्जाम्पल और कितने ईयर तक के लिए दे सकता है ये भी मैंने मेंशन किया है। आजकल वक्फ प्रॉपर्टीज एंड एक्ट्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सो ये वक्फ एक्ट है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इन्हें पढ़ के आप समझ सकते हो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए देन प्लीज़ मेल मी एट meghasaxena901@gmail.com। उसके बाद सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस आएगा इन द हिंदू लॉ, पर ये तो एज यू नो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज सेक्शन 3 डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको बताया जाएगा एग्नेट्स कौन होते हैं, कॉग्नेट्स कौन होते हैं, ऑल्सो फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रीन ब्लड में क्या फ़र्क है। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। एंड गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी दैट इज़ meghasaxena901@gmail.com पे प्लीज़ पूछ लेना। I will tell you each and everything in detail. Now, devolution of interest in co-pastorally property. इसको मैंने डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज ईयर मेंशन किया है, तो प्लीज़ एक बारी पढ़ लेना, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा ये। गाइस ये वाला केस तो आपको पता ही होगा, विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। गाइस ये वाला केस तो आपको पता ही होगा, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये एक्चुअली विनीत नहीं विनीता है, ये लगा लेना। ये मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको मेंशन किया है ना स्टोरी फॉर्म, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए। इसमें लाइक प्रॉपर्टी हिंदू डॉटर्स के लिए भी बाइफिकेट होनी चाहिए, तो ये उस पे केस बेस था। नाउ सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। Now section 8 and section 9. Now guys, these are class 1 here, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये मैंने एग्जाम्पल के साथ इसलिए मेंशन किया है जिससे कि आपको समझ आ जाए। और ये मैंने एग्जाम्पल के साथ इसलिए मेंशन किया है जिससे कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि क्लास 1 ईयर एंड क्लास 2 ईयर में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और मुझसे डाउट पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। जिन जिन पे भी क्रॉस लगे हुए हैं मतलब वो मर चुके हैं। नीचे वैसे मैंने लिस्ट भी मेंशन करी है। नाउ सेक्शन 10 मेंशन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग ईयर्स ऑफ क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल
एंड सेक्शन 11 मेंशन करता है क्लास 2। Now order of succession among agnates and cognates as per following rules. So agnates and cognates मैंने आपको पीछे मेंशन करके बताया था, आप एक बारी पीछे करके देख लेना अगर आपसे मिस आउट हो जाता है तो। ऑल्सो एसेंट एंड डिसेंट होता है जैसे किसी भी जनरेशन में, लाइक फादर की जनरेशन में जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं जैसे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो सब एसेंट है। और फादर के बाद सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये सब डिसेंट है। ऊपर की जनरेशन एसेंट, नीचे की जनरेशन डिसेंट। प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल टू हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एंड ये सेक्शन 14 में मेंशन है। एंड सेक्शन 15 जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ हिंदू फीमेल्स इफ डाइड इंटेस्टेट। इसे आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए पढ़ लोगे, उतने में भी आपको समझ आ जाएगा। और गाइस जैसे मैंने ये बताया था कि फुल ब्लड विल ऑलवेज बी प्रेफर टू हाफ ब्लड, तो इस पे केस लॉ भी है। तो ये केस लॉज गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार प्लीज़ पढ़ लेना। एंड देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो जो सेक्शन 20 में मेंशन है। राइट ऑफ चाइल्ड इन वॉम, Section 21 presumption in cases of Section 21 presumption in case of simultaneous death. Section 25 murderer disqualified to inherit property of person murdered. And Section 26 converted descendants disqualified born after conversion. Disease, defeat, etc., failure of heir, testamentary succession, एंड उसके बाद मैंने केस लॉस को मेंशन किया है। ये सारे केस लॉस मैंने एकदम ढूंढ के लैंडमार्क वाले डाले हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि केस लॉज याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले मेंशन करे हैं। और इतना लिखना काफ़ी होगा और समझने के लिए भी इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल गाइज, इतना ही फैमिली लॉ के पार्ट 2 में मेंशन करना ज़रूरी था। एंड इसके आगे मुझे नहीं लगता और कुछ रिक्वायर्ड है, बट अब इफ़ इन केस मुझे लगेगा कि कुछ और भी रिक्वायर्ड है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी एंड पार्ट 3 भी मैं डाल दूंगी। बट आई डोंट थिंक सो इसके बाद कुछ भी आएगा, इतना मोर देन सफिशेंट है आप लोगों के लिए। ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरे नोट्स बिल्कुल भी हेल्पफुल लगे हो देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा कि इफ़ आई कुड हेल्प यू आउट। So thank you so much for watching this video and stay tuned. I will post more videos of more subjects
Like I will now post of torts, administrative law, Constitution of India, and many more company law, and many more topics, many more notes which are so much helpful for you. So guys, be tuned and subscribe to my channel Lawyer Unplugged and like my videos. Thank you. फिर मिलते हैं. Bye.